नमस्कार, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल लर्न टेक यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रिकल लर्न टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार हम इसरो युवा रेसी की तरफ से जो टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिकल का जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस ईयर का पेपर को क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। इसका फर्स्ट पार्ट यानी 30 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं पार्ट 1 में। अगर आप लोग उसी वीडियो को नहीं देखे हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि इसका एग्ज़ाम होने वाला है 18 तारीख को, अप्रैल को, तो ज़रूर जाके चेकआउट करिएगा। तो अभी बाकी जो 30 क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन में से, तो बाकी 30 क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 30 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके थे, अभी एक पेज से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, देखिए, बोला है वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट ए नियॉन साइन ट्यूब डिपेंड अपॉन। जो हम लोग इल्यूमिनेशन में पढ़ रहे थे, नियॉन साइन ट्यूब, उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज किसके ऊपर डिपेंडेबल है, उसके क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग देंगे, जवाब देंगे उसमें क्या क्या है। तो ये रहा लेंथ ऑफ ट्यूब, दूसरा है ट्यूब मटेरियल्स, डायमीटर, थिकनेस। देखिए यहाँ पे जानते हैं डायमीटर, लेंथ और मटेरियल का कोई इफेक्ट नहीं डालता है। डायमीटर और थिकनेस में कोई इफेक्ट नहीं डालता है। बाकी रहा डायमीटर और लेंथ, और ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा तो इसको किसको दिया जाएगा, ध्यान में रखिएगा इसको। इसका राइट आंसर होगा लेंथ ऑफ द ट्यूब, यानी ए इज़ द राइट आंसर। लेंथ के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेबल है इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज। जो वोल्टेज रिक्वायर होता है नियॉन साइन ट्यूब ऑपरेटिंग के लिए, तो लंबाई के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेबल होता है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एसी टू डीसी कन्वर्टर। ये तो विच टाइप ऑफ कन्वर्टर एफिशिएंसी इज हाई। ये चारों का चारों ऑप्शन एसी को डीसी से कन्वर्ट करते हुए ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन पूछा गया है कि एफिशिएंसी किसका ज़्यादा है। मोटर टू जनरेटर ये भी एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, रोटरी कन्वर्टर ये भी, और मर्क्यूरी आर्क रेक्टिफायर ये भी, सॉलिड स्टेट रेक्टिफायर। तो इसमें ज़्यादा एफिशिएंसी वाला कौन सा कन्वर्टर है जो कि एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन रही होगा, बताइए आप लोग। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का जो सॉलिड स्टेट रेक्टिफायर है, सॉलिड स्टेट रेक्टिफायर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी आप लोग को देगा। ठीक है, 32 का डी हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, तो जो क्लास बी एम्पलीफायर है उसका आउटपुट करंट फ्लो पर क्या होगा, लेस देन हाफ इनपुट साइकिल, मोर देन हाफ इनपुट साइकिल, या हाफ इनपुट साइकिल, या एंटायर इनपुट। तो यहाँ पर याद रखने वाली एक सवाल है, हाफ इनपुट साइकिल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लास बी टाइप का जो एम्पलीफायर है इसका राइट आंसर हो जाएगा हाफ इनपुट साइकिल। इसका जो करंट आउटपुट रहेगा, आउटपुट करंट क्या रहेगा, सी इज द राइट आंसर, यानी हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल। ठीक है, और ज़्यादा एफिशिएंसी देने वाला कौन सा एम्पलीफायर है, बताइए। ज़्यादा एफिशिएंसी वाला ये तो क्लास कौन सा क्लास का है, पहले याद रखेंगे। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास ए बी, ये चारों टाइप का होता है। ज़्यादा एफिशिएंसी देने वाला होता है सी, डिस्टोर्शन भी ज़्यादा है, उसके बाद में आता है बी, उसके बाद में आता है ए। ठीक है, तो ये जो पूछा गया है क्लास बी एम्पलीफायर आउटपुट करंट, ये हाफ इनपुट साइकिल का हाफ होता है, यानी आधा होता है इसका करंट। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है SCR, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर जो है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर स्टार्ट कंडक्टिंग विथ एप्रिसिएबल करंट। ये कौन सा बोला है, कब ये एप्रिसिएबल करंट के साथ कंडक्टिंग करता है, ये पूछा गया है। तो SCR जो सार्थक धारा के साथ चालन तब शुरू होता है, तब शुरू करेगा जब, कौन सा कंडीशन में शुरू करेगा वो पूछा है। एनोड गेट बोथ आर नेगेटिव, या एनोड नेगेटिव एंड गेट पॉजिटिव, या एनोड पॉजिटिव गेट नेगेटिव, या एनोड एंड गेट बोथ आर पॉजिटिव। कौन सा स्टेट में ये SCR कंडक्टिंग विथ एप्रिसिएबल करंट, तो बताइए आप लोग कौन सा सही आंसर होगा। पहले आप लोग जानिए इसका कितना टर्मिनल होता है, 3। ठीक ना, कौन सा, एक हो गया एनोड, कैथोड एंड गेट। तो इसमें कौन सा पॉजिटिव या नेगेटिव रहेगा, या कौन दोनों पॉजिटिव रहेगा, बताइए, जबकि वो एप्रिसिएबल करंट के साथ कंडक्टिंग हो पाएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा, याद रखिए आप लोग, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। जब एनोड एंड गेट बोथ आर पॉजिटिव, एनोड एंड गेट बोथ आर जब पॉजिटिव होता है, तभी SCR क्या करता है, कंडक्टिंग स्टार्ट कर देता है विथ एप्रिसिएबल करंट। ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एनोड एंड गेट बोथ आर जब पॉजिटिव होता है, तब ये एप्रिसिएबल करंट के साथ कंडक्टिंग होता है SCR। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फॉर हाई हेड लो डिस्चार्ज वाटर टर्बाइन कहाँ यूज़ करते हैं, पिल्टन, कैप्लन टर्बाइन, या फ्रांसिक टर्बाइन, या प्रोपेलर टर्बाइन। बताइए आंसर कौन सा सही रहेगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका
पिल्टन टाइप का टरबाइन जो होता है ना, ये हो जाएगा राइट आंसर फॉर हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज। हाई हेड लो डिस्चार्ज हो जाएगा पिल्टन टाइप का टरबाइन। केप्लॉन किस लिए के लिए, केप्लॉन टाइप का होता है, सॉरी केप्लॉन नहीं, जो हाँ सर लो हेड हाई डिस्चार्ज, यहाँ पे दिया गया है हाई हेड लो डिस्चार्ज, हाई हेड लो डिस्चार्ज के लिए पिल्टन, बाकी केप्लॉन हो गया लो हेड हाई डिस्चार्ज के लिए, बाकी मीडियम हेड मीडियम डिस्चार्ज के लिए हो गया फ्रांसिक टरबाइन। याद रखेंगे, पिल्टन हो गया हाई हेड लो डिस्चार्ज, तो लो हेड हाई डिस्चार्ज के लिए केप्लॉन, मीडियम हेड मीडियम डिस्चार्ज के लिए हो गया फ्रांसिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। नो लोड टेस्ट हम लोग किसके लिए करते हैं, ये तो बहुत आसान सवाल है, आप लोग को याद रखना ही चाहिए। नो लोड टेस्ट मैग्नेटाइजिंग करंट जानने के लिए, नो लोड लॉस जानने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं नो लोड टेस्ट, यानी मैग्नेटाइजिंग करंट एंड नो लोड लॉस। सी इज़ द राइट आंसर, याद रखेंगे। 36 का कौन सा सही हो जाएगा आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आरएलसी जो पावर फैक्टर ऑफ आरएलसी सर्किट का क्या होता है, आरएलसी सर्किट क्या होता है, याद रखिए, एक्सएल जब एक्सी के साथ बराबर होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव इंडक्शन दोनों जब बराबर हो जाते हैं तब बोलते हैं आप रिजोनिंग सर्किट। तो आरएलसी सर्किट में पावर फैक्टर एट रेजोनेंस आरएलसी सर्किट में क्या होता है, यूनिटी या 0 या 0.5 या लीडिंग या लेगिंग। तो बताइए आप लोग कौन सा ये सही आंसर क्या होगा इसका। तो याद रखिए आप लोग, एक्सएल एक्सी जब बराबर होता है तब उसको रेजोनेंस सर्किट बोला जाता है, और रेजोनेंस सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी। याद रखेंगे, 37 का बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस जब बराबर हो जाता है उस सर्किट को बोला जाता है रेजोनेंस सर्किट, और उसका पावर फैक्टर होता है इकाई। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला है व्हिच एप्लीकेशंस वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये तो बहुत आसान सवाल है भाई। फूड मिक्सर ये तो नहीं है, ये मोटर हो गया। वॉशिंग मशीन ये तो मशीन हो गया। टेबल फैन ये भी मशीन हो गया। टोस्टर ये हो जाएगा राइट आंसर डी, 38 का डी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला है 1 मिली हेनरी प्रेरक समांतर में जुड़ा है फॉर 4 इंडक्टर, जो कि 1 मिली हेनरी का होता है वो पैरेलल में जुड़ा है, और ये पैरेलल का कॉम्बिनेशन जुड़ा है 2 इंडक्टर 1 मिली हेनरी का सीरीज के साथ। तो बोला गया है ये इक्विवेलेंट सर्किट का इंडक्टेंस पता कीजिए। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, चलिए करते हैं। बोला है पैरेलल में जुड़े हैं, यानी 1/LT इज इक्वल टू 1/L1, 1/L2, 1/L3 और 1/L4। ये चारों को टोटल करेंगे तो कितना आएगा भाई, देखिए नीचे में रहेगा क्या 1/1, 1/1, 1/1, तो 1 ही रहेगा। ऊपर में 1 1 1 1, चारों को टोटल करेंगे तो 4 आएगा। ये 1/LT तो इज इक्वल टू 1/LT इज इक्वल टू कितना आया 4/1। ठीक है, तो LT कितना आएगा, LT आएगा 1/4। ठीक है, ये सीरीज़ के साथ जुड़ा है, यानी दो सीरीज़ में है तो क्या आएगा, सीरीज़ में होगा तो 2 उसके साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा टोटल 1/LT इज इक्वल टू, सॉरी 1/LT नहीं, LT इज इक्वल टू पैरेलल में था 1/4 और सीरीज़ में दोनों जोड़ेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा 4 दूनी 8/4। 8 + 1 इज इक्वल टू 9/4, यानी कितना आएगा 4 दूनी 8 और क्या रहेगा 1 शून्य 10, 4 दूनी 8, बाकी रहेगा 2, 20 हो जाएगा। 2.25 मिली हेनरी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आया। देखिए जो पैरेलल में जुड़ा है 1/LT इज इक्वल टू आया 1/4, 4/1, यानी इसको उल्टाएंगे तो इसका आंसर आएगा LT इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये पैरेलल में आया और इसके साथ क्या होगा, सॉरी 1/4 आएगा, 4/1 उल्टेगा तो 1/4 होगा, तो इसके साथ सीरीज़ में 2 जोड़ेंगे यानी 1/4 + 2, इसको हम टोटल करेंगे तो कितना होगा भाई, इसका आंसर निश्चित रूप से आएगा 2.25। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन ज़रूर कीजिएगा, अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर। इसका कैलकुलेशन होगा 2.25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करंट ट्रांसफार्मर वोल्ट एम्पियर में होता है, जैसे कि ट्रांसफार्मर KVA में होता है या VA में होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है,
बर्डन ऑफ रोटेटिंग करंट ट्रांसफार्मर का वी के ऊपर डिपेंडेबल होता है, यानी वोल्टेज एम्पियर स्क्वायर पर डिपेंडेबल होता है। 40 का बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 41 क्या बोला है, सिंक्रोनस मोटर को जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्टार्टर बैक ईएमएफ डिपेंड अपॉन, ये स्टार्टर का जो बैक ईएमएफ होता है ये किसके ऊपर डिपेंडेबल होता है, स्पीड ऑफ मोटर, लोड ऑन द मोटर, या डीसी एक्साइटेशन, या बोथ स्पीड एंड रोटर फ्लक्स। ई बी इज इक्वल टू डी सी एक्साइटेशन। इसको याद रखेंगे, जो बैक ईएमएफ होता है ना स्टार्टर का, इसके ऊपर डिपेंडेबल है, ये एक्साइटेशन के ऊपर डिपेंडेबल है। याद रखिए डीसी एक्साइटेशन के ऊपर डिपेंडेबल है, यानी सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। डीसी के साथ एक्साइटेशन करते हैं सिंक्रोनस मोटर को, ठीक है, तो डीसी एक्साइटेशन के ऊपर डिपेंडेबल है बैक ईएमएफ इसका। डीसी एसी दोनों देते हैं ना सिंक्रोनस मोटर को, तो एक्साइटेशन के लिए इसको डीसी चाहिए होता है, तो डीसी एक्साइटेशन के लिए बैक ईएमएफ डिपेंडेबल होता है स्टार्टर के लिए, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हेन रनिंग अंडर नो लोड कंडीशन एंड ओवर एक्साइटेशन आर्मेचर करंट ड्रॉन बाय सिंक्रोनस मोटर। देखिए यहाँ पर बात बोला है क्या, नो लोड कंडीशन में, और क्या बोला है, ओवर एक्साइटेशन। ओवर एक्साइटेशन एक ही कंडीशन में हम लोग काम लेते हैं जब क्या होता है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, लीड, यानी अप्लाइड वोल्टेज लीड होता है, लीड द अप्लाइड वोल्टेज, तब होगा वो ओवर एक्साइटेशन, ठीक है। ये ओवर एक्साइटेशन की बात किया है तो करंट लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज, तभी होगा ओवर एक्साइटेशन। नो लोड कंडीशन एंड ओवर एक्साइटेशन, तो आर्मेचर करंट ड्रॉन बाय द सिंक्रोनस मोटर, आर्मेचर करंट क्या होगा, लीड कर लेगा अप्लाइड वोल्टेज को, यानी 42 का डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ओवर एक्साइटेशन की कंडीशन में करंट लीड करता है वोल्टेज को, तभी पावर फैक्टर करेक्शन में हम लोग काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 8 पोल का अल्टरनेटर है 750 आरपीएम, इसका रोटेशन पर मिनट 750 है, तो फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन करने के लिए बोला है एफ इज इक्वल टू क्या है, अच्छा फी एन बाई 120, ठीक है। एफ इज इक्वल टू पी एन बाई 120, आप लोग वैल्यू पुट कीजिएगा तो आंसर निश्चित रूप में आ जाएगा। पी हो जाएगा कितना 8, एन हो जाएगा हमको पता नहीं, स्पीड पता है ना 750 बाई 120, तो आंसर आप लोग कैलकुलेट करिएगा मिल जाएगा। इसका आंसर होगा 50 हर्ट्स, यानी 43 का ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। पी एन बाई 120 आप वैल्यू पुट कीजिएगा तो आंसर मिल जाएगा, 43 का ए हो जाएगा राइट आंसर 50 हर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 44 बोला है फॉर द स्पीड कंट्रोल परपोज पोल चेंजिंग मेथड कैन बी अडोप्टेड। पोल चेंजिंग किस में कर सकते हैं, जो कि इसका क्या हो जाएगा, पोल चेंजिंग मेथड के साथ स्पीड कंट्रोल करने के लिए कौन सा मोटर में यूज़ करते हैं हम लोग, स्लिप रिंग, सिंक्रोनस, स्क्वायरल केज, सिंगल फेज, कौन सा वाला होगा। देखिए स्लिप रिंग, यहाँ पे तो स्लिप रिंग लगा हुआ है, तो स्क्वायरल केज जो इंडक्शन मोटर होता है इसमें पोल के साथ हम लोग स्पीड कंट्रोल करते हैं, सी हो जाए इसका राइट आंसर, ठीक है। 44 का स्क्वायरल केज जो इंडक्शन मोटर होता है इसी में फील्ड के साथ हम लोग स्पीड को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन दिया हुआ है 45 नंबर, क्या बोला है 45 नंबर बोला है 1000 वाट का हीटर है और 240 वोल्ट एसी देती हैं, तो आई इक्वल टू कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो पावर ट्रायंगल में क्या होता है, फार्मूला क्या है, पी इज इक्वल टू वी आई, ये आप लोग जानते होंगे। तो आई को कैलकुलेट करना है, पी को बी के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 को 240 के साथ अगर भाग दे देंगे हम लोग, कितना आएगा 100 बाई 24, 24 चौक, यानी 4 को उसमें है, डी हो जाएगा राइट आंसर, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 100 के साथ 24 को अगर भाग दे दिया जाएगा तो 4 पॉइंट समथिंग ही आएगा, आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। 45 का डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 4.166 ऐसा ही आएगा। नेक्स्ट आएगा ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में एक तो याद रखिएगा आप लोग, ओपन सर्किट में सब हमेशा रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल वोल्टेज दिखाएगा, रेजिस्टेंस हाई है, करंट जीरो है, आई इज इक्वल टू जीरो होगा, रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा, इसको याद रखेंगे हम लोग। तो इसमें पूछा गया कौन सा कंडीशन सही है, रेजिस्टेंस एंड करंट बोथ जीरो नहीं, रेजिस्टेंस करंट बोथ आर इन्फिनिटी नहीं, रेजिस्टेंस जीरो एंड करंट इन्फिनिटी नहीं, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी एंड करंट जीरो, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। 46 का कौन सा राइट आंसर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ईएलसीबी किस में काम लेते हैं भाई, ईएलसीबी क्या मेजर करता है, वर्क्स ऑन शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, न्यूट्रल करंट, नहीं, काम करता है रेसिडुअल करंट पर, यानी लीकेज करंट को रेसिडुअल करंट जो होता है उसी के ऊपर काम करता है ईएलसीबी। ईएलसी का पूरा नाम होता है एर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। 47 का हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 बोला है क्या, द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ बैटरी इज मेजर्ड बाय द टाइम ऑफ। देखिए इलेक्ट्रोलाइट मापने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, हाइड्रोमीटर, और वो क्या मेजर करता है, क्या
स्पेसिफिक ग्रेविटी, इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ करते हैं हम लोग बैटरी में, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करके हम लोग क्या पता करते हैं, बैटरी का कंडीशन पता करते हैं। तो याद रखिए बैटरी को, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ बैटरी इज मेजर्ड ऑन द स्पेसिफिक ग्रेविटी। बैटरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है ना इलेक्ट्रोलाइट का, उसी से पता करते हैं बैटरी का कंडीशन क्या है, फुली चार्ज है या हाफी चार्ज है या डिस्चार्ज है। तो 48 का बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 49 पर चलते हैं। 49 बोला है द फोर्स एक्टिंग ऑन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स। इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, जो फोर्स कैलकुलेट करता है टू मैग्नेटिक पोल यानी M1 इंटू M2 बाई डी स्क्वायर। इसका μ0/4a इंटू M1 इंटू M2 बाई डी स्क्वायर। डी यानी डायमीटर, डिस्टेंस का वर्ग होता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यानी कौन सा सही हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट सही आंसर। ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा, जो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, सॉरी डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, M1 इंटू M2 बाई डी स्क्वायर किया ना मैंने, M1 इंटू M2 दोनों बाई डी स्क्वायर। टू मैग्नेटिक फोर्स हो गया, डी स्क्वायर यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। 49 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि जो बैंड पास फिल्टर इज दैट व्हिच। बैंड पास फिल्टर क्या होता है, कौन सा वाला होगा सही आंसर, लो पास या हाई पास, या पासेस सिग्नल बिटवीन टू फ्रिक्वेंसी लिमिट, या रिजेक्ट सिग्नल बिटवीन टू फ्रिक्वेंसी लिमिट। कौन सा सही होगा इसका बताइए। प्रोसेस सिग्नल बिटवीन टू फ्रिक्वेंसी, पासेस द सिग्नल बिटवीन टू फ्रिक्वेंसी, तक उसको बोला जाता है बैंड पास। 4 टाइप का पास होता है। ठीक है, एक हो गया लो पास, ठीक है, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर और बैंड स्टॉप फिल्टर। ठीक है, इसमें क्या पूछा है बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर में क्या होता है, दोनों सिग्नल को पासेस, दोनों सिग्नल बिटवीन टू फ्रिक्वेंसी, उसी को बोला जाता है बैंड पास फिल्टर। लो पास लो फ्रिक्वेंसी को पास कर देगा, हाई पास तो हाई फ्रिक्वेंसी को पास करेगा, बैंड पास दोनों को पास करता है, और जो बैंड स्टॉप होता है दोनों को रिजेक्ट कर लेता है। बाकी जो हाई फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी ये दोनों को रिजेक्ट करेगा, बाकी बीच को छोड़ देगा। ठीक है, तो पासेस द सिग्नल बिटवीन टू फ्रिक्वेंसी लिमिट दैट इज कॉल्ड बैंड पास फिल्टर। ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 51 बोला है EL स्टार कनेक्शन में अगर EL हो गया तो EP यानी फेज वोल्टेज के साथ ये क्या होगा, क्या होगा राइट आंसर भाई। स्टार कनेक्शन में VL या EL है ना, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 फेज वोल्टेज। याद रखेंगे, ये कौन सा कनेक्शन बोला है, स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में लाइन करंट लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के √3 गुना होता है, यानी ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। करंट क्या हुआ बराबर हो जाएगा, VL IL बराबर है, लेकिन IL एंड IP फेज करंट लाइन करंट दोनों बराबर है, लेकिन फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज की √3 गुना होता है। तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्टमीटर। वोल्टमीटर को रेंज को बढ़ाने के लिए हम लोग याद रखेंगे, इसमें लो रजिस्टर लगा होता है, उसको रेंज बढ़ाने के लिए इसमें एक रजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा सीरीज में, वो भी हाई रजिस्टेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा राइट आंसर। एक हाई रजिस्टेंस को जोड़ना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रेंज बढ़ाने के लिए वोल्टमीटर का, तो इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगर वोल्टमीटर को रेंज बढ़ाना है रेजिस्टेंस हाई जोड़ना पड़ेगा और सीरीज के साथ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द वायरिंग दैट नीडेड टू प्लान एग्जीक्यूट एलॉन्ग द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के टाइम पे अगर प्लान किया जाता है तो कौन सा होगा, क्लीट तो नहीं, ये तो टेम्परेरी होता है। बेटन ये कंप्लीट होने के बाद करते हैं। कंड्यूट सरफेस यानी प्लास्टर होने के बाद, मतलब पूरा कंप्लीट काम होने के बाद। यहाँ पे दिया है कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग, यानी जब काम कंस्ट्रक्शन चालू है तभी करना पड़ेगा, वो हो जाएगा 53 का डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच वन ऑफ द 3 फेज मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। कौन सा मोटर है जो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, तो वो हो जाएगा सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, तो ये 54 का ए हो जाएगा राइट आंसर, यानी सिंक्रोनस मोटर। स्क्वायरल केज, वुंड रोटर, डबल केज, ये सब इंडक्शन मोटर है, ये सेल्फ स्टार्टिंग हो सकता है, लेकिन सिंक्रोनस के लिए एक्साइटेशन के लिए अलग से हम लोग DC देते हैं, तो सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
55 नंबर बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैसिव डिवाइस। देखिए जितना रजिस्टर होता है, इंडक्टर या कैपेसिटर, ये सब पैसिव डिवाइसेस होता है। बाकी एक्टिव डिवाइसेस से जो थोड़ा वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं उसको एक्टिव डिवाइस बोला जाता है। इसमें से तीनों जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो सब एक्टिव डिवाइसेस है। तो यानी डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एआर को इंडक्टर ये हो जाएगा अपना पैसिव डिवाइसेस। रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर ये अपना पैसिव डिवाइसेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। आई करंट है, वोल्टेज भी है, पावर इज इक्वल टू, फार्मूला आप लोग को पता होगा, पावर ट्रायंगल में दिया हुआ था, P इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका, देखिए ऑप्शन में डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 56 का डी हो जाएगा राइट आंसर। ज़्यादा समय नहीं लेंगे इसमें। नेक्स्ट बोला है विच टाइप ऑफ द एक्सटिंग्विशर स्वीट फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर। देखिए सोडा, एसिड इसमें नहीं रख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, फोम, वाटर, सोडा ये सब नहीं ले सकते हैं वो इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है यूजुअली हम लोग मल्टीमीटर जो वो सॉरी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए यूजुअली कौन सा चेक करते हैं, कौन सा मीटर लगाएं। देखिए यहाँ पे आप लोग राइट आंसर ढूंढने के लिए कोशिश कीजिए। देखिए एमीटर करंट मापता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज, पावर मीटर पावर के लिए, बाकी रहा ओम मीटर ये रेजिस्टेंस ही मेजर कर लेगा, उसके साथ कंटिन्यूटी भी देख लेगा। ठीक है, तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। कंटिन्यूटी के लिए हम लोग वो मीटर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसका, एरिया ऑफ द प्लेट। ठीक है, जो एरिया होता है प्लेट का उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 59 का बी हो जाएगा राइट आंसर। एरिया के साथ प्रोपोर्शनल होता है, पोलैरिटी, मटेरियल ये सब नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फॉर्म फैक्टर ऑफ साइन वेव। बताइए, फॉर्म फैक्टर होता है 1.11 और ट्रायंगुलर शेप का फॉर्म फैक्टर है 1.15 और स्क्वायर वेव का होता है 1.0। ठीक है, फॉर्म फैक्टर 1.11 इसका राइट आंसर हो गया। बाकी पीक फैक्टर का 1.414। ठीक है, पीक फैक्टर होता है 1.41 साइन वेव का, याद रखेंगे आप लोग। तो ये रहा कुछ 60 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। बाकी 30 क्वेश्चन पहले वीडियो में हम लोग कवर कर चुके थे। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। जो आगे एग्जाम है 18 अप्रैल को, उसके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। तो इसका डिटेल PDF आप लोग को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को अगर कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल हुआ होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।